मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की तैयारी काफी अच्छे से चल रही होगी, जिसकी परीक्षा 15 दिसंबर को होने वाली है। तो यहाँ आपकी देखिए मैं एक क्लास आपके ले चुकी हूँ और ये देखिए दूसरी क्लास होगी। और इसमें देखिए मैं आपसे सीटेट सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के PYQ डिस्कस कर रही हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं आशा करती हूँ कि इससे आपकी परीक्षा में काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने में पुरातत्व एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो पहला देखिए, पहला ऑप्शन होगा हमारा जानवरों मछलियों की हड्डियां ढूंढना। ठीक है, तो ये होता है उनका कार्य। दूसरा है लिखित सामग्रियों की जांच करना। ठीक है, तीसरा है भवनों चित्रों एवं मूर्तियों के अवशेषों का अध्ययन करना। और चौथा है हमारा औजारों हथियारों बर्तनों पेन आदि की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई करना। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि पुरातत्वविद खुदाई करते हैं और जो पुराने जो सामान है उनकी जांच करते हैं। तो हमारा ये पहला जो है वो सही हो जाएगा। दूसरा जो है ये हमारा गलत होगा। ठीक है, तीसरा सही है और ये चौथा सही है, तो हमारा गलत हो जाएगा लिखित सामग्रियों की जांच करना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन अशोक के धर्म के विषय में सही है। ठीक है, ये धर्म नहीं धम्म होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। दूसरा ऑप्शन है इसमें किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। तीसरा ऑप्शन है धर्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। चौथा है हमारा लोगों को धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की थी। ठीक है, तो हमारा इसमें से सही हमें देखना है कि सही हमारा क्या होगा। तो ये देखिए गलत है, अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति नहीं की थी, अशोक ने धर्म अधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो ये हमारा क्वेश्चन गलत होगा। तो यहाँ पर ये हमारा गलत हो जाएगा ये वाला। और पहला हमारा सही है, इसमें किसी देवता की पूजा नहीं होती थी, इसमें किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, तो ये भी हमारा सही है। और धर्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर होगा ABC। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे देर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है जात, दूसरा ऑप्शन है इक्ता, तीसरा ऑप्शन है जागीर और चौथा ऑप्शन है जब्त प्रणाली। ठीक है, तो ये जब्त प्रणाली होगा, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ये जब्त प्रणाली। ठीक है, याद रखिएगा इसे। देखिए आईने दहशाला भी कहा जाता था और इसकी शुरुआत जो थी अकबर के दीवान टोडरमल ने 1582 में की थी, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हमारा गांव का कर वसूलने का काम राजा अक्सर इन्हें ही सौंप देते थे, तो ये हमारा सही होगा। यह न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। तीसरा है हमारा अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियां तक बने रहते थे, ये भी हमारा सही है। उनकी जमीन पर उनके दास और मजदूर काम करते थे, ये भी सही है। तो हमारा इसमें गलत होगा, तो ये वाला हमारा गलत होगा क्योंकि उनके पास न्यायाधीश और पुलिस का काम भी था। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, इन्होंने यहाँ पर नहीं पूछा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था। तो सही आंसर होगा हमारे यहाँ पर ये पहला सिसोदिया राजपूतों को। तो देखिए अकबर ने सिसोदिया राजपूतों को वतन जागीर दिया था और वतन जागीर की अवधारणा जो थी वो अकबर के शासनकाल के अंत में विकसित हुई थी। और इस व्यवस्था ने विभिन्न क्षेत्रों में मनसबदारी व्यवस्था को विस्थापित किया था। तो हमारा सही आंसर यही है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा कथन 12वीं सदी को मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के विकास में के बारे में सही है। ठीक है,
पहला है हमारा अधिरचना का भार शिखर पर ही डाल दिया जाता था, जो कि ये गलत है। ठीक है। दूसरा है निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा था, तो ये भी हमारा गलत है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, दोनों ही गलत हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए और बी कथनों पर सर्वोच्चता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है हमारा ए, ये हमारा स्टेटमेंट ए है और ये बी है। ठीक है, तो कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था। ठीक है, तो ये हमारा गलत होगा, क्योंकि कंपनी ने दावा किया था कि उस वही सर्वोच्च है भारत में। ठीक है, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारा अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरा कथन सही है किंतु पहला गलत है। ठीक है, साथ ही साथ देखिए आप भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हो आंसर, और अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिए दो कथन ए और बी 19वीं शताब्दी में चमड़े का काम करने वालों के संदर्भ में है। ठीक है सॉरी पहला है हमारा, पहले विश्व युद्ध के दौरान सेवा के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, तो ये हमारा सही होगा। ठीक है, दूसरा है हमारा, सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेवा हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए, तो ये हमारा गलत है। यहाँ पर ये सामान्य जातियों के बारे में बताया गया है, तो ये हमारा गलत होगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया था। तो यहाँ पर हमारा पहला सही है लेकिन बी गलत है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ए। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था, क्योंकि पहला ऑप्शन देखते हैं, पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सकें। दूसरा ऑप्शन है, लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से भी वे बिगड़ जाएंगी। ठीक है, तो ये भी सही है। और लोग अपने संबंधियों व मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे, तो ये ऐसा कोई वो नहीं है, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो जब हम सी को गलत करेंगे तो यहाँ पर एलिमिनेशन के थ्रू यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर हमें दो कथन दे रखे हैं ए बी श्री नारायण गुरु के संदर्भ में। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। ठीक है, ये जाति होगा। ठीक है, जाति होगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरा क्या कथन है, उन्होंने सभी गुरुओं में विश्वास कर रखने के लिए प्रेरित किया, तो ये हमारा गलत है। उनका मानना था कि एक ही ईश्वर है। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए सही है और बी गलत है। ठीक है, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आरंभिक आर्थिक मुद्दे उठाए। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ठीक है, पहला पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कांग्रेस का कथन था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसने मांग की कि लगान कम किया जाए तथा फौजी खर्चों में कटौती की जाए, ये भी हमारा सही हो जाएगा। इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की, तो ये भी हमारा सही है। और चौथा है, इसने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज उठाई, तो ये हमारा गलत है, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया था, तो यहाँ पर ये सही हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए उन्होंने देखिए कांग्रेस ने लगान कम करने व फौजी खर्चों में कटौती की मांग की थी, और इसके साथ ही सिंचाई के लिए अनुदान की मांग भी की थी इन्होंने। ठीक है, और इसी के बाद ही लॉर्ड कर्जन ने सिंचाई के लिए 1904 में मॉनक्रीफ आयोग का गठन किया था, तो ये भी आप याद रखिएगा, मॉनक्रीफ आयोग का गठन किया था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, तो
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 2 3 ही सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। 1956 के बाद जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में सुरक्षित नहीं रखा गया, तो ये हमारा गलत होगा। दूसरा है किसी पर भी नहीं, क्योंकि भारत में ऐसी कोई श्रेणी नहीं थी, तो ये हमारा गलत है। स्वतंत्रता के समय केवल 1947 से 1948 के आसपास, तो ये भी हमारा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर कश्मीर और हैदराबाद जो थी, हैदराबाद जो रियासतें थी, तो उनकी भी स्थिति थी अलग से। ठीक है, तो ऑप्शन डी है 1947 से 48 और 1956 के बीच जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। तो देखिए, भूतपूर्व रियासत श्रेणी जो थी केवल स्वतंत्रता के समय 1947 से 48 और 1956 के बीच में ही लागू थी, और अधिकांश रियासतों ने तो 100 को भारत में विलय की घोषणा कर दी थी, लेकिन हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ही ऐसी रियासतें थी जिन्होंने विलय का विरोध किया था, और लास्ट में 48 में उन्होंने भी उनका भी विलय कर लिया गया भारत में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन केसरी नामक अखबार का संपादक था जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक था। तो आपको पता ही होगा, केसरी जो था, केसरी और मराठा जो था, वो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किए थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया था। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इन्होंने, देखिए, जब देश स्वतंत्र हुआ था तब देश के विभिन्न धर्मों, सांस्कृतिक परंपराओं को देखते हुए उन्होंने ये नारा दिया था, तो ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय सुबह के 9 बजे का है। तो चेन्नई के पास क्रमशः 80 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा ईटानगर के पास 92 डिग्री 45 पूर्वी देशांतर के साथ स्थित सॉरी केंद्रीय सरकारी कार्यालय के खुलने का स्थानीय समय क्रमशः क्या होगा। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि ये हमारी अगर 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, तो यहाँ जितना हम आगे जाएंगे उतना ही समय हमारा आगे बढ़ता है। जितना हम यहाँ से लेफ्ट जाते हैं उतना हमारा समय हमें उतना हमारा समय कम होता है। ठीक है, यहाँ पर बढ़ता है और यहाँ पर ये पीछे की ओर जाता है, यहाँ पर आगे की तरफ ये समय जाता है। ठीक है, तो हमसे इसमें क्या दे रखा है कि 80 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा जो होती है वो 82.5 डिग्री होती है। ठीक है, 82.5 डिग्री देशांतर भारतीय भारतीय मानक समय रेखा होती है। देन यहाँ पर हमें 80 डिग्री पूर्वी देशांतर निकालना है। ठीक है, तो 80 डिग्री में से इसका समय हमें निकालना है, तो इन दोनों का हमारा अंतर देख लेंगे। 80 और 82.5 डिग्री का अंतर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा साढ़े ये 2.5 डिग्री का अंतर आ जाएगा। ठीक है, 82 में से 80 को माइनस करेंगे तो 2.5 डिग्री आ जाएगा, और चूंकि 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है हमारा 4 मिनट के। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ, ठीक है, 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है हमारा 4 मिनट के। सॉरी, मेरा पेन ढंग से नहीं चल रहा। तो 2.5 डिग्री देशांतर कितने मिनट के बराबर होगा, इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 मिनट के बराबर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये 10 मिनट के बराबर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम निकालेंगे 92 डिग्री वाला, ईटानगर का हम निकालेंगे अब। ठीक है, तो ये हमें 92 डिग्री 45 डैश दे रखा है, और पूर्व की ओर जब हम आगे बढ़ेंगे तो समय क्या होता है, बढ़ता है आगे की तरफ। ठीक है, तो इसमें हम दोनों का माइनस कर देंगे। यहाँ पर 92 82 इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये हमारा 10 डिग्री 5 डैश।
ठीक है। अब हम इसको 4 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 41 मिनट। ठीक है, तो हमने 80 डिग्री का क्या निकाला था, 80 डिग्री का जो था वो हमारा था यहाँ पर 10 मिनट्स। ठीक है, और 92 डिग्री का ये क्या निकला है, ये 41 मिनट निकला है हमारा। ठीक है, तो हमारा देखिए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो सही आंसर हो जाएगा, हम यहाँ पर देखिए 9 बजे 82 पर हमारा ये होता है, जो भारतीय मानक समय हो जो होता है वो 82 पर 9 बज रहे होते हैं। ठीक है, उस टाइम पे। ठीक है, और 80 डिग्री पे क्या बजेंगे, तो देखिए 80 डिग्री पे हमारे 10 मिनट कम होंगे। तो हमने निकाला था 10 मिनट और वहां पर निकाला था 41 मिनट। ठीक है, तो हमारा 80 डिग्री पे 10 मिनट कम होंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये 8:50। ठीक है, ये 8:50 होगा। और वहीं यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड दोबारा से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखिए भारत की मानक रेखा है 82 डिग्री पर। ठीक है, 82 डिग्री पर ये है। यहाँ चेन्नई की जो थी वो 80 डिग्री पर थी। ठीक है, और यहाँ पर ईटानगर की जो थी वो कितने डिग्री पर थी, वो 92 डिग्री पर थी। ठीक है, यहाँ 9 बज रहा था। ठीक है, और ये वाला समय आगे होगा। ठीक है, और ये वाला समय हमारा पीछे होगा। ठीक है, ये यहाँ पर 9 बज रहे हैं, तो यहाँ पर हमने 10 मिनट का निकाला था, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 10 मिनट 9 में से माइनस करेंगे तो 8:50 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा जुड़ेगा टाइम। ठीक है, यहाँ पर हमने 41 मिनट निकाला था, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 9:41 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आपकी समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, तो इस तरीके से निकालना होता है। तो हमारा आंसर देखिए, यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा हमारा ये 8:50 तथा 9:41। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो यह किस रंग से दर्शाया गया होगा। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि की पठार जो है वो देखिए पीले रंग से दर्शाया जाता है। वहीं देखिए भूरा रंग जो है ये देखिए ये पर्वतों के लिए दर्शाया जाता है। ठीक है, और हरा रंग मैदान के लिए दर्शाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हमारा पहला आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दिए गए कथन ए तथा आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट ए क्या कह रहा है, जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा। जैसे कि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में ही देखा था, ये यहाँ पर ग्रीनविच है, तो ग्रीनविच के पश्चिम में जो है उनका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा। ठीक है, यहाँ हमें आगे बढ़ता है समय और यहाँ का पीछे जाता है ग्रीनविच से। ठीक है, तो ये हमारा सही है। दूसरा ये स्टेटमेंट आर कह रहा है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है। तो ये हमारा गलत है, क्योंकि पृथ्वी देखिए पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है, यहाँ से इधर से लगाती है, पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत होगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए सही है तथा आर गलत है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की शैलें वे शैलें हैं जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं। तो इनमें से देखना है कौन सी शैलें हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा पूर्वी यूरोप में स्थित है, दूसरा ऑप्शन है हिमालय क्षेत्र में स्थित है, तीसरा ऑप्शन है विश्व की नवीनतम शैलें मानी जाती हैं, चौथा ऑप्शन है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो हमारा
सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पुरानी शैलें होती हैं जो कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो कि बहुत पुरानी शैल है, प्राचीनतम शैल है। और इसमें देखिए भारत आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, साउथ अफ्रीका आता है और साउथ अमेरिका आता है, जो कि पुराने समय में एक ही भूखंड का भाग थे। ठीक है, गोंडवाना लैंड का भाग थे। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए मिलान करने को हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ये देखिए सेल दे रखे हैं और ये इसकी उत्पत्ति दे रखी है। ठीक है, तो आग्नेय सेल है। ठीक है, दूसरा अवसादी सेल, तीसरा है कायांतरित सेल। और यहाँ पर हमें दे रखा है उच्च ताप एवं दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा है द्रवित मैग्मा और तीसरा है हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मिलान होगा। आग्नेय सेल क्या होगा, ये द्रवित मैग्मा होगा। ठीक है, और अवसादी सेल क्या होगा, ये जो है अवसाद जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर इकट्ठे होते हैं, तो हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं, उन्हें हम अवसादी सेल कहते हैं। और कायांतरित सेल क्या होते हैं, ये उच्च ताप एवं दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब इनका रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सही आंसर हो जाएगा इनका ए का दूसरा होगा, यहाँ पर हमारा ए का दूसरा होगा। ठीक है, ए का दूसरा होगा और बी का तीसरा होगा यहाँ पर, और सी का फर्स्ट होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हम। तो ये देखिए हमें इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा डी। ठीक है, A2 निकाला था, सी B3 निकाला था, C1 निकाला था। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, A2 निकाला था। ठीक है, बी, एक सेकेंड, सॉरी गलत हो गया, B3 था यहाँ पर, A2 था और C1 था। ठीक है, हाँ सही है। ठीक है, हमारा आंसर होगा ये सही। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर हमारा समताप मंडल। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारा मध्य मंडल और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर बाहरी वायुमंडल, बाह्य वायुमंडल, चौथा है बहिर्मंडल। ठीक है, तो वायुमंडल की देखिए सबसे पतली परत जो होती है वो देखिए सबसे दूर स्थित परत होती है वायुमंडल की, और यह देखिए रक्षा परत के रूप में कार्य करती है, और इसे हम विचित्र परत भी कहा जाते हैं, वो कहते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बाहरी वायुमंडल, जो कि सबसे पतली परत होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए कथनों ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। ठीक है, तो स्टेटमेंट पहला क्या कह रहा है हमसे, स्टेटमेंट पहला कह रहा है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, जो कि सही है। दूसरा कह रहा है हमारा पृथ्वी का अक्ष है, पृथ्वी का अपने पृथ्वी का सॉरी मिस्टेक है, तो यहाँ पर दे रखा है कि पृथ्वी का अक्ष जो है वो काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षा 7 से साढ़े, एक सेकेंड, यहाँ पर होगा कुछ, ये थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, तो वैसे भी हमारा ये 33 डिग्री नहीं होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 33 डिग्री पे नहीं झुकी होती है, ये हमारी देखिए 66 डिग्री का कोण बनाती है अपने अक्ष से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल ए सही है। ठीक है, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। और अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। तो पहला पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है, तो ये सही है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ लोग कर्तन एवं दहन कृषि करते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है लोग मुख्यतः ये धन नहीं होगा, धान होगा, धान उगाते हैं, तो ये देखिए गलत है, क्योंकि यहाँ पर इतना मैदानी इलाका नहीं है जो जो धान उगा सके, क्योंकि ये एक जंगली एरिया है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथा है बेसिन में कई स्थानों तक पहुंचाने के लिए हवाई जहाज तथा हेलीकॉप्टर का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते ही होंगे, अमेजन के बेसिन जो है वो बहुत ही घने जंगल है, जहां पर अभी तक
आदि मानव भी रहते हैं वहां पर काफी जंगली जानवर हैं, तो वहां पर कृषि तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ दहन कृषि वहां पर करते हैं लोग, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा हमारा, अगर सी गलत है तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बी डी। तो ऑप्शन में देख लेते हैं हमारा, तो यहाँ देखिए सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए बी डी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, ये मिलान वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर फसल दे रखी है और यहाँ पर उसके अनुरूप जलवायु दशाएं दे रखी होती हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन पहले में दे रखा है हमें कॉफी, ठीक है, और उसके सामने क्या दे रखा है, ठंडी और शुष्क जलवायु, ठीक है, जो कि गलत है, ठीक है। कॉफी के लिए गर्म और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है हमारा चाय, चाय के लिए क्या दे रखा है, गर्म जलवायु और उच्च वर्षा, ठीक है, तो ये हमारा सही होगा, ठीक है। तो ए गलत है और बी सही है, तो यहाँ पर सही जो है वो बी हमारा सही होगा केवल, ठीक है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के उपाय का चयन कीजिए, ठीक है। पहला है हमारा मल्चिंग करना, जो कि सही है, ठीक है, इस ये मृदा अपरदन को रोकता है, ठीक है। दूसरा है हमारा अतिचराई, जो कि गलत है। अतिचराई होगी तो वहां पर देखिए मृदा का जो स्वरूप होगा वो देखिए घट जाएगा, और देखिए वहां पर जो मृदा होगी उसका अपरदन होना चालू हो जाएगा। और दूसरा है वेदिका फार्म, तो ये भी हमारा सही होगा। चौथा है बीज, एक सेकंड, बीज की फसल उगाना, ठीक है, मतलब कभी कोई फसल उगा दी और कभी कोई फसल उगा दी, मतलब चक्रीय रूप से जो खेती होती है उसे हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गलत क्या होगा, बी ऑप्शन गलत होगा, तो हमारा ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके हमारा आ जाएगा ए सी डी, मतलब ऑप्शन डी हमारा सही है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बड़े आधार और पतली चोटी वाली जनसंख्या पिरामिड दर्शाती है। तो इसमें दे रखा है एक बड़ा आधार होगा और पतली चोटी, तो वो इस तरीके से होगा, तो इस तरीके से पिरामिड होता है हमारा। ये जो है, ये पिरामिड जो है वो उच्च जन्म दर भी शो करेगा, जैसे कि यहाँ पर 0 से 4 साल के बच्चों का की ये जनसंख्या ज्यादा होगी, फिर धीरे धीरे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो ऊंचाई पर जो 80 प्लस के जो लोग होंगे वो बहुत ही कम होंगे, ठीक है। तो ये पिरामिड जो होता है वो जनसंख्या पिरामिड होता है, जो कि बड़ा आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड को जो दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उच्च जन्म दर होगी, जैसे कि यहाँ पर होगी, ठीक है। और इसके बाद वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर होगी, ठीक है। तो ये भी होगा, ठीक है, क्योंकि 80 प्लस के लोग ज्यादा नहीं होंगे, बहुत ही कम लोग होंगे जो 80 प्लस पे टिक पाएंगे, ठीक है। और तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या होगी, ठीक है, ये भी सही है। शिशुओं में मृत्यु की अधिक दर, तो देखिए ये हमारा गलत होगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो सही आंसर होगा हमारा ये ए बी सी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लद्दाख के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है हमारा, लद्दाख से होकर बहुत सी नदियां बहती हैं, जो कि सही है। दूसरा है हमारा, अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अधिक ठंडी है, जो कि सही है। तीसरा है हमारा, हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यह उच्च वर्षा पाई जाती है, तो ये हमारा गलत है, ठीक है, क्योंकि ये सूखा इलाका है, यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। और नेक्स्ट है हमारा, यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलने वाले ताप का अनुभव करता है, तो ये हमारा सही होगा, तो सी गलत होगा, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ए बी डी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदाय की सघनता सबसे अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये हमारा पूर्वी भारत में है, ठीक है। पूर्वी भारत में यहाँ देखिए उड़ीसा में भी जनजाति काफी ज्यादा है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में भी जनजाति काफी ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा
उत्तर पूर्व के जो सात राज्य हैं, 7 सिस्टर, तो यहाँ भी देखिए आदिवासी समूह की जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा पूर्वी भारत। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? लोग समान और स्वतंत्र हैं, ये सही है हमारा। लोग धनी और समृद्ध होते हैं, तो ये भी सही है हमारा। लोग संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, ये भी हमारा सही है। सरकार अधिक जवाबदेह और तर्कसंगत है, तो ये भी हमारा सही है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं, तो यही यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ABCD। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जिसमें उन संगठनों में क्रैश सुविधा अनिवार्य की है जहां महिला कर्मचारियों की संख्या अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, जहां पर महिलाओं की संख्या 30 या फिर 30 से अधिक है, वहां पर क्रैच सुविधा अनिवार्य अनिवार्य कर दी है सरकार ने। क्रैच मतलब बाल गृह, ठीक है, जहां पर बच्चों को रखा जाता है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा, संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है, और यह, तो यहाँ पर ये फिलिंदा ब्लैंक्स है, को भी निर्धारित करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये लोगों और सरकार के बीच संबंध। ठीक है, तो यह देखिए लोगों और सरकार के बीच संबंध को भी निर्धारित करता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के विचार लिए गए थे। तो ये देखिए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार लिए गए थे। और देखिए रूसी क्रांति से क्या लिया गया था? रूसी क्रांति से देखिए न्याय लिया गया था, जो कि न्याय क्या था? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, और आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वह बहुत दूर से कुएं से पानी ढोकर लाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है। उसके बाद वह अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीद कर आती है। इन सब कार्यों को कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी गृह कार्य नहीं होगा, भुगतान कार्य भी नहीं होगा, देखभाल कार्य भी नहीं होगा, तो इसे हम कहते हैं दोहरा बोझ। ठीक है, क्योंकि वो सारा सारा काम खुद ही कर रही है, तो इसे हम दोहरा बोझ कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है, कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? जो बड़ी जनसंख्या में भूमिहीन है, ठीक है, और फिर भी भूमिहीन होने के बावजूद भी वो कृषि करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रवासी श्रमिक मजदूर हो जाएंगे और कृषि मजदूर हो जाएंगे। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा BC। ठीक है, BC कहाँ पर है? लास्ट ऑप्शन में हमारा BC, तो ये हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है, भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है? ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, BR अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने तो स्थान ढूंढने के अनुभवों का वृत्तांत। ठीक है, दूसरा है एक विज्ञापन में कपड़े धोते हुए महिला को दर्शाना। तीसरा है अशोक के अभिलेखों की अभिलिपि। ठीक है, चौथा है मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणाएं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ये भीमराव अंबेडकर के बाद। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जब ये विदेशी कानून की पढ़ाई करके लौटे थे तो इनके साथ देखिए जातिगत भेदभाव का इन्हें सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार को उल्लंघन नहीं है। ठीक है, पहला है हमारा भाई भतीजावाद के आधार पर रोजगार सुनिश्चित करना, तो ये हमारा गलत है। दूसरा है राजनेताओं की सगी संबंधियों को नौकरी देना, तो ये भी गलत है, समानता के विरुद्ध है। और तीसरा है समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना। ठीक है, तो ये हमारा सही होगा इसका। ठीक है, समान व्यवहार, ताकि
सभी लोगों को समान अवसर सुनिश्चित हो, उसके साथ हम किसी जो अल्पसंख्यक हैं हम उनके साथ विशेष व्यवहार अपना सकते हैं, ठीक है, ताकि वो उस पोजीशन पे खड़ा हो जिस पोजीशन पे हमारे जो और लोग हैं, जो विशेषाधिकार प्राप्त लोग हैं, उनके वो समान खड़े हो पाए, तो उन्हें हम आरक्षण वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है कि प्रत्येक चिकित्सक को जहां तक संभव हो उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारी ये जेनेरिक दवाएं। जेनेरिक दवाएं कौन सी होती हैं? वो होती हैं जिनकी ब्रांड की जो जो ब्रांड दवा आती है उन्हीं की ये कॉपी होती है। जो ब्रांड दवा होती है वो महंगी दवाएं होती हैं, उनको आम इंसान नहीं खरीद पाते, और इन्हीं ब्रांड दवाओं की एक कॉपी बनती है जो कि जेनरिक दवा कहलाती है, जो कि ज्यादातर गरीब लोग उसे खरीद सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये सारे क्वेश्चन हो गए पीवाई के जितने भी थे, ठीक है। और नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरे पीवाई क्यू कराऊंगी, ठीक है। अब अभी आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपकी तैयारी कैसी चल रही है सीटेट पेपर 2 के लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अच्छे रहिए और मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच और अपनी तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।